Good morning to all of you and welcome to our 12th history class. Now back to basics यानी कि basic means मूल बातें और how are inscriptions deciphered. Deciphered का मतलब होता है समझना या अपन उसको ये भी कह सकते हैं कि अर्थ कैसे निकाला जाए किसी चीज को समझना या किसी चीज को अनडेसिफाइड का होता है ना समझना और डेसिफाइड का मीनिंग होता है समझना। तो हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफाइड मींस इंस्क्रिप्शंस मींस हाँ केम टू नोन समझना हिंदी के अंदर। और पूरे का अगर अपन पूरे का मीनिंग देखते हैं पूरे टॉपिक का अगर अपन मीनिंग देखते हैं तो पूरे टॉपिक का मीनिंग होता है इंस्क्रिप्शंस। तो मैंने बता ही दिया था अभिलेख जो होते हैं जो पत्थरों के ऊपर जो एनकेव्ड होते हैं खुदे हुए जो होते हैं। इंस्क्रिप्शंस का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अब इंस्क्रिप्शंस का अर्थ कैसे निकाला जाता है तो अब मान लीजिए यहाँ 2000 3000 4000 साल पहले 10,000 साल पहले का कोई इंस्क्रिप्शन अपने को मिला है। अब आज जो लैंग्वेज है वो 10,000 साल पहले तो यूज ही नहीं होती होगी, ठीक है। अब कैसे इसका मीनिंग निकाला जाए, कैसे इसका पता लगाया जाए कि वो लैंग्वेज आखिर है क्या और उसके ऊपर लिखा क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपका पेज नंबर 46 ओपन कीजिए। ओपन कर लिया सबने पेज नंबर 46। अब आप यहां पर देखिए फिगर 2.11 में, फिगर 2.11 के अंदर अशोकन इंस्क्रिप्शन दे रखा है। अब कै की पहचान कै उस समय कैसे लिखा जाता था, च कैसे लिखा जाता था, इंग्लिश का डी और हिंदी का च, इंग्लिश का सी और हिंदी का ढ, फिर द ऐसे लिखा जाता था। अब हिंदी के अंदर जो अपन 4 लिखते हैं, जैसा जो हिंदी के अंदर आपने नंबर लिखने नहीं आते होंगे आपको, बट अगर आपने कभी देखे हो कभी सीखे हो तो हिंदी के अंदर जो अपन 4 लिखते हैं उसका मतलब होता था मैं। हाँ ये देवनागरी भाषा है और जो अपन खड़ी पाई लगाते हैं उसका मतलब होता था रे। इस तरह से कई सिंबल थे। अब ये भाषा आज के टाइम में तो चलती नहीं है, चेंज होगी पूरी की पूरी। तो अब कैसे पता लगाया जाए कि इसका मतलब मैं है, इसका मतलब द है, इसका मतलब ड है, कै ख ग जो भी है। क्योंकि लैंग्वेज तो क्या होती है टाइम बीइंग चेंज होती रहती है। अब टाइम बीइंग चेंज होती रहती है, मैं आपको एक बिल्कुल एक फैक्ट बात बताता हूं। आप जब मैसेज करते हैं तो आप बिल्कुल गलत लैंग्वेज के अंदर मैसेज करते हैं। अब YOU लिखना होता है थैंक यू, तो कई लोग क्या करते हैं थैंक तो लिखते हैं और यू की जगह इंग्लिश का यू बना देते हैं, जबकि स्पेलिंग होती है YOU। अब आइसक्रीम लिखते हैं तो ICE और कई जगह देखा है KREAM लिख देते हैं, होना चाहिए CREAM। तो क्या होती है लैंग्वेज क्या हो रही है टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। बट ये जो आप लैंग्वेज लिख रहे हैं ना थैंक यू, इसकी कोई ग्रामर नहीं है, यू की कोई ग्रामर नहीं है। ये खाली अमेरिकन इंग्लिश है जिसकी कोई ग्रामर नहीं है। ग्रामर किसकी है, जो इंग्लिश अपन पढ़ रहे हैं ग्रामर इंग्लिश की वो भी वही पढ़ते हैं। बट टू सेव द टाइम दे यूज दिस लैंग्वेज कि YOU लिखने के अंदर मेरे 1 सेकंड चला जाएगा, 1 सेकंड जाएगा तो यू लिख दूंगा तो मेरा हाफ सेकंड ही जाएगा। टू सेव द टाइम दे यूज दिस लैंग्वेज कि वो बोलते हैं वो वैसे ही लिख देते हैं, बट देयर इज नो ग्रामर। बट जो अपन पढ़ रहे हैं लैंग्वेजेस जो अपन देखेंगे इनकी सबकी ग्रामर है और ये सबकी ग्रामर किससे रिलेटेड है, संस्कृत से हिंदी से। अब उनकी ग्रामर भी किससे रिलेटेड है, रिलेटेड तो इंग्लिश से ही है।
बट आपने क्या कर रहे हैं, आप आपका टाइम सेव करने के लिए आप उस लैंग्वेज को ही क्या करते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, जो कि लैंग्वेज ही नहीं है। बस ये है कि अपन उसको समझ सकते हैं कि हाँ भाई आपने थैंक यू का मतलब है कि बायो यू, दैट्स ऑल। ठीक है। सो एनीवे अब अपन देखेंगे कि कैसे किसी का अर्थ निकाला जाता है। जैसे कि अभी तक हम सो फार वी हैव बीन स्टडिंग एक्सर्प्ट्स। एक्सर्प्ट्स का मतलब होता है भाग, पार्ट या अंश। ठीक है, लिख लीजिए आप उसको। एक्सर्प्ट्स का मतलब होता है अंश, या अंश लगा करके, अंश लिख करके कॉमा लगा करके भाग, इंग्लिश में आप उसको पार्ट भी बोल सकते हैं, पार्ट पार्ट होता है। So far we have been studying excerpts from inscriptions amongst other things, but how do historians find out what is written on them? तो अभी तक हम अन्य बातों के अलावा जो इंस्क्रिप्शंस के पार्ट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, यानी कि जो जो अपने को इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसका पार्ट अपने को जो समझ में आए उसके बारे में अपन ने स्टडी की है। लेकिन जो हिस्टोरियंस को ये कैसे पता होता है कि इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखा, अब हिस्टोरियंस को कैसे पता होता है कि इंस्क्रिप्शंस पर क्या लिखा? बहुत इसकी ज़्यादा स्टडी करनी होती है, बहुत ज़्यादा समझ होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ गलत इंटरप्रेट हो जाए, गलत चीज़ लोगों के बीच में आ जाए, जो चीज़ लिखी नहीं है वो चीज़ आ जाए। तो हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा स्टडीज करनी पड़ती है ये सारे इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के लिए, और फिर पढ़ करके ये जब वो पढ़ लेंगे, इसको स्टडी कर लेंगे, तभी वो अपने बीच में आता है, अपने हिस्ट्री की बुक्स में आता है या और किसी मैगजीन्स के अंदर, उसके अंदर वो चीज़ पब्लिश होती है। सो फर्स्ट अपन देखते हैं डेसिफरिंग ब्राह्मी। ब्राह्मी भी एक लैंग्वेज होती थी। अब जिसके अंदर ग्रामर है वो सब क्या होती है, जैसे अपन देखते हैं हिंदी लिपि, तो ऐसे ही ब्राह्मी लिपि भी होती थी। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्राह्मी, डेसिफरिंग ब्राह्मी। अब ब्राह्मी लैंग्वेज को कैसे स्टडी किया गया वो देखते हैं। मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी जो है, ये आज अपन हिंदी के अंदर भी नए नए शब्द आते हैं, पुराने शब्द चले जाते हैं। तो जब पुराने शब्द चले गए, हिंदी का कोई नया शब्द आ गया, अपन ऐसे इंग्लिश में भी देखते हैं, इंग्लिश के पुराने शब्द चले जाते हैं, नए शब्द आ जाते हैं। आज से आप जब अभी अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर ले रखी है या लेंगे कॉलेज के अंदर, तो जब आप शेक्सपियर की नावल्स पढ़ेंगे या किसी और पोएम पोएट की नावल्स पढ़ेंगे, तो वो उन्होंने इंग्लिश ऐसी लिख रखी कि आपकी समझ में नहीं आएगी, वो ओल्ड इंग्लिश। अब वो सारी चेंज हो गई, लिखी वो भी इंग्लिश में ही है, बट वर्ड्स क्या हो गए, सारे न्यू आ गए उनकी जगह। तो अब वो क्या है, वो सारी बुक्स जो हैं वो अब न्यू जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उसके अंदर ट्रांसलेट होकर कहीं है, यूं की हुई। जैसे दा है, अब जैसे THE दा, तो आपको उस नावल के अंदर मिलेगा THOU। ये लैंग्वेज क्या हो गई, नई होकर कही। तो इसी तरह क्या है कि अपनी जो इंडियन जो हिंदी लैंग्वेज है, मॉडर्न लैंग्वेज जो भी अपनी चल रही है अभी, वो सब किससे डिराइव होकर कही है, ब्राह्मी से ही डिराइव होकर कही है। यानी कि एंशियंट जो थी हिंदी की मान लीजिए, संस्कृत की मान लीजिए, वो ब्राह्मी थी। उसी से ही वर्ड्स निकलते गए, नए नए वर्ड्स बनते गए, और वो वाक्यों के अंदर प्रयोग होते गए, लोग उनको समझने लगे, फिर वो ग्रामर के अंदर प्रयोग होने लग गए। इस तरह से लैंग्वेजेस की अपनी आगे बढ़ती जाती है। तो अपन यहाँ देखते हैं मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस एज डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी। The script used in most Ashokan inscriptions from the late 18th century, European scholars aided by Indian Pandits worked backwards from contemporary Bengali and Devanagari, the script used to write Hindi manuscripts, comparing their letters with older specimens.
नाउ जैसा मैंने अभी आपको पूरा ये पैराग्राफ एक तरह से एक्सप्लेन ही कर दिया, फिर भी मैं आपको इसका बताता हूँ कि क्या है। जो अपने मॉडर्न इंडिया है यानी कि आधुनिक भारत जो है, उसमें भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। यानी जो मैंने आपको बताया था, बेसिक क्या है, इंडिया के अंदर जो भी लैंग्वेजेस चल रही है, चाहे हिंदी है चाहे संस्कृत है, वो उसका जो बेसिक जो ग्रामर है वो ब्राह्मी है। यानी कि ये लैंग्वेज क्या है, सबसे पुरानी है। इसी से क्या है अदर लैंग्वेजेस क्या हुई है, डिराइव्ड हुई है। इसी से क्या है, ब्राह्मी से ही क्या है अलग अलग लैंग्वेजेस बनी। तो बेसिक लैंग्वेज यही मानी जाती है अपने इंडिया। और जो ब्राह्मी है, जो ब्राह्मी लिपि है, जो ब्राह्मी ग्रामर है या ब्राह्मी लैंग्वेज है, उसका प्रयोग अशोका अशोका जो किंग था जिसके बारे में अपन ने पढ़ा, उसके जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अपने को, उसके अंदर इसका यूज किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है इस लैंग्वेज में। 18th सेंचुरी में यूरोपीय यूरोपियन स्कॉलर्स और इंडियन पंडित्स जो थे, यूरोपियन स्कॉलर्स ने इन इंडियन पंडित्स की सहायता से आधुनिक बंग यानी कि मॉडर्न बंगाली और जो देवनागरी जो लैंग्वेज थी, देवनागरी लिपि में कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स की स्टडी की। जो यूरोपियन जब अपने ब्रिटिश रूल था, तो कई यूरोपियन स्कॉलर्स इंडिया में थे, उन्होंने और इंडिया के जो पंडित थे उनकी सहायता से जो मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज है और जो देवनागरी के अंदर जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी गई थी, उनका क्या है बहुत गहराई से अध्ययन किया था, बहुत गहराई से उसकी उनकी स्टडीज की थी। और उनके जो अक्षर थे, उन अक्षरों को जो पुराने अक्षर थे, जैसे अपन ने अभी मैंने आपको देवनागरी के जो वो अशोका के इंस्क्रिप्शंस के जो दिखाए, मैन्यूस्क्रिप्शन मैं बताता हूँ अभी। जो प्राचीन अक्षर जो थे और जो उस समय के अक्षर थे, उन दोनों के अंदर क्या की, उन दोनों के बीच में तुलना की कि ये कै यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो उस टाइम पे कै कैसे लिखा जाता होगा। इसकी स्टडी इंडियन पंडित्स के साथ मिलकर के यूरोपियन स्कॉलर्स ने की और जो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लिखा था उसको समझने की और उसको बताने की कोशिश की। हाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स बेटा स्क्रिप्ट्स रिटन बाय हैंड। उस समय प्रिंट तो होता ही नहीं था। आज से आप 1000 साल 2000 साल पहले जाएंगे तो अपने को क्या मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती है, हाथ से लिखी हुई, या तो पत्तों के ऊपर लिखी हुई या किसी और चीज के ऊपर लिखी हुई, उसको क्या बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, बहुत ज्यादा कीमती होती है। क्यों कीमती होती हैं? क्योंकि इसकी दुनिया के अंदर एक ही कॉपी होती है, प्रिंट तो थे ही नहीं। और दूसरी चीज, इसके खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जरा से भी इसके ऊपर अगर पानी भी गिर गया और अगर जरा सी इंक भी फैल गई जिस चीज से उन्होंने लिखा था इसको, तो ये समझ लीजिए कि वो चीज उस वो वाला पार्ट क्या है, खराब ही होगा। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी हुई होती है, जो कि बहुत प्राचीन समय के अंदर हाथ से लिखी गई थी किताबें, या पेड़ों की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसके ऊपर लिखी जाती थी। अपन ने जब क्लास 11th में थे, पेपिरस एक प्लांट होता था, उसके उससे वो लिखे जाते थे फॉर मेसोपोटामिया के अंदर। तो ये सारी चीजें ये होती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हाथ से लिखी हुई होती है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट। Scholars who started earlier inscriptions sometimes assumed these were in Sanskrit, although the earliest inscriptions were in fact in Prakrit. It was only after decades of painstaking investigation by several epigraphists that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. तो जो शुरू के जो इंस्क्रिप्शंस थे, उसका जो स्टडी करने वाले जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने कई बार ये अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे गए।
जबकि जो पुराने, बहुत पुराने, जिसको कि अपन प्राचीनतम बोल सकते हैं, बहुत पुराने, प्राचीन मतलब बहुत ज्यादा पुराने, प्राचीनतम जो अपने को इंस्क्रिप्शंस मिले वो प्राकृत लैंग्वेज में थे, प्राकृत भाषा में। फिर कई दशकों के बाद, कई डिकेड्स के बाद जो अपने मैन एपिग्राफिक्स जो होते हैं, एपिग्राफिक्स मीन्स जो इंस्क्रिप्शंस को कई वैज्ञानिक ही कह लीजिए, आप उनका वैज्ञानिक हिंदी के अंदर बोल देते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की योग्यता रखते हैं, जो समझ सकते हैं उसको, या उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो थे, कई दशकों के बाद ये जो इंस्क्रिप्शन साइंटिस्ट थे, या अपन इनको, मैं इनको वैज्ञानिक ही बोलता हूँ क्योंकि इनका काम ही इस तरह का होता है, ठीक है, हिस्टोरिकल वैज्ञानिक। एक तो साइंटिस्ट होते हैं जो साइंस वाले होते हैं, अपन इनको बोल सकते हैं हिस्टोरिकल वैज्ञानिक या इंस्क्रिप्शन वैज्ञानिक, अभिलेख वैज्ञानिक बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि इनको स्टडी करना, हर कोई नहीं कर सकता बहुत, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, पेन स्टेकिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि बहुत जबरदस्त मेहनत करने के बाद, बहुत जबरदस्त मेहनत करने के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोकालीन, यानी कि अशोका के समय के की ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल दिया। मतलब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, दिन रात मेहनत करनी पड़ी, और 1838 के अंदर उसने जो अशोका की जो ब्राह्मी लिपि के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे, उसका मीनिंग उसने आखिर निकाल ही दिया। अब पेन स्टेकिंग इन्वेस्टिगेशन मीन्स का मतलब होता है दिन रात मेहनत करके, बहुत जबरदस्त मेहनत करने के बाद उसने जो ब्राह्मी लिपि के अंदर जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे उसका मीनिंग उसने, गॉट इट? एनी क्वेश्चन? क्लियर? कोई क्वेश्चन करना है आपको? क्लियर? प्रिया क्लियर? अनुष्का, पायल, कोमल? पेन स्टैकिंग का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, यानी कि जब आप मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो आप स्टडी करते हैं, तो आपकी पीठ, हाथ, पांव, सर दर्द सब करने लग जाता है, बहुत मेहनत करना। क्लियर? ठीक है।